कैलाश सत्यार्थी। हाँ, ये नाम सुनते ही मतलब अक्सर जहन में नोबेल शांति पुरस्कार आता है। जी, और बाल अधिकारों के लिए उनका वो अथक संघर्ष। बिल्कुल। आज हमारे पास जो लेख है कैलाश सत्यार्थी, बाल अधिकारों की योद्धा, उसके कुछ अंश हैं। हाँ। और हम इन्हीं के जरिए उनकी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे आज। जी, ये समझना जरूरी है। तो मकसद ये है कि हम सिर्फ तथ्यों को ना दोहराएं, बल्कि उस सफर की बारीकियों को समझें। हाँ, वो अनकही चुनौतियां। हाँ, और उनके काम का वो गहरा असर जिसका जिक्र इस लेख में मिलता है। बिल्कुल। ये जानना कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। सही कहा। और लाखों बच्चों की जिंदगी में एक उम्मीद जगाई। हाँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए मतलब उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ से शुरुआत हुई? तो उनके शुरुआती जीवन और उन प्रेरणाओं पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र लेख में है। ठीक है। लेख बताता है कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। पहले भोपाल का जिक्र आता था कहीं कहीं, पर यह स्रोत विदिशा कहता है 11 जनवरी 1954 को। अच्छा। परिवार से मिले नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना वो तो थी ही जी, लेकिन उन्होंने भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। ये थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन लगता है, इंजीनियर से एक्टिविस्ट। हाँ, ये वाकई दिलचस्प मोड़ है और लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद उनके अंदर का जो सामाजिक कार्य करता था वो बचपन से ही जागृत था। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है। लेख में एक घटना का जिक्र है, कैसे उन्होंने बचपन में देखा कि उनके स्कूल के बाहर एक बच्चा अपने पिता के साथ काम कर रहा था, स्कूल नहीं जा पा रहा था। ओह! और ये बात उन्हें इतनी चुभी कि उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की कोशिश की। और फिर ऐसे कई बच्चों के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किताबें और फीस जमा करने का एक छोटा सा अभियान चलाया था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, किशोरावस्था में ही उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल। लेख यही कहता है कि यही छोटे छोटे प्रयास, जैसे वंचित बच्चों के लिए बुक बैंक बनाना या उनकी फीस का इंतजाम करना, यही उनके जीवन की दिशा तय करने वाले बने। इंजीनियरिंग की डिग्री उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दे सकती थी, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका रुझान साफ तौर पर समाज के उन बच्चों की तरफ था जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद उनके इंजीनियरिंग दिमाग ने ही उन्हें बाद में समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने में मदद की हो। हाँ, ये हो सकता है। बड़े पैमाने पर अभियान चलाने में शायद वो ट्रेनिंग काम आई हो। शायद एक लॉजिकल अप्रोच। ये एक अनोखा संगम है, इंजीनियरिंग की तार्किक सोच और सामाजिक न्याय का जुनून। हाँ जी। और इसी जुनून ने उन्हें 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। यही है ना? हाँ, लेख के अनुसार 1980 का साल एक बड़ा पड़ाव था जब उन्होंने औपचारिक रूप से इस संगठन की शुरुआत की। मकसद साफ था, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और बच्चों की तस्करी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ना। और ये वो दौर था जब भारत में बाल मजदूरी को अक्सर एक क्या कहते हैं, सामाजिक आर्थिक सच्चाई मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। हाँ, मतलब करीबी है तो बच्चे काम करेंगे, ये वाली सोच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ऐसे रास्ते कभी आसान नहीं होते। लेख उनके शुरुआती संघर्षों के बारे में क्या बताता है? क्या सिर्फ सामाजिक विरोधी था या मुश्किलें और भी थीं? मुश्किलें तो कई परतों में थीं। एक तो जैसा आपने कहा, सामाजिक स्वीकृति की कमी। बाल मजदूरी को कई समुदाय और खासकर उद्योग अपनी जरूरत मानते थे। सही। दूसरा, ये मुद्दे कानूनी और सामाजिक रूप से बहुत जटिल थे। बाल यौन शोषण जैसे मुद्दे पर तो बात करना भी बहुत मुश्किल था उस समय। हाँ, टाबू था एक तरह का। बिल्कुल। लेकिन लेख एक और ज्यादा खतरनाक पहलू पर जोर देता है, वो है सीधा टकराव। सीधा टकराव मतलब किससे? मतलब उन ताकतवर लोगों और गिरोहों से सीधा सामना जो बच्चों के शोषण से पैसा कमा रहे हैं। ओह। लेख में इस बात का विस्तार से जिक्र है कि कैसे सत्यार्थी और उनके मुट्ठी भर साथी खुद उन जगहों पर छापा मारने जाते थे जहां बच्चों को बंधुआ बनाकर रखा जाता था। खुद जाते थे? हाँ, जैसे ईंट के भट्टे, कालीन उद्योग, खदानें। और ये कोई सरकारी रेड नहीं होती थी शुरू में। अच्छा। ये उनके अपने जोखिम पर किए गए अभियान थे। अरे बाप रे, जरा सोचिए, बिना किसी खास सुरक्षा के ऐसी जगहों पर जाना। लेख क्या उन खतरों के बारे में कुछ और बताता है? हाँ, बिल्कुल बताता है। लेख में कुछ घटनाओं का हवाला दिया गया है जहां उन पर और उनके साथियों पर जानलेवा हमले हुए। सच में? जी। एक घटना का जिक्र है जिसमें उनके एक सहयोगी को तस्करों ने मार डाला। हे भगवान। और कई बार उन्हें खुद गंभीर चोटें आईं।
लेख ये भी बताता है कि इन छापों के दौरान अक्सर स्थानीय पुलिस का रवैया भी मतलब सहयोगात्मक नहीं होता था। अच्छा, विरोध भी होता था। हाँ, कभी-कभी तो विरोध का भी सामना करना पड़ता था। तो ये सिर्फ सामाजिक बुराई से लड़ना नहीं था, ये तो सीधे अपराध से टकराना था। हाँ, ये एक संगठित अपराध के नेटवर्क से टकराना था, वो भी बहुत सीमित संसाधनों के साथ। सीमित संसाधन, हाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। लेख इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, शुरुआती सालों में पैसों की भारी तंगी थी। लेख बताता है कि कैसे सत्यार्थी ने अपनी पत्नी सुमेधा जी की मदद से घर के गहने तक बेच दिए थे ताकि संगठन का काम चलता रहे। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और प्रशासनिक मुश्किलें भी थीं। एक नए संगठन को खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कानूनी लड़ाइयां लड़ना, ये सब बिना पर्याप्त फंड और सरकारी समर्थन के बेहद मुश्किल था। तो ये उनके दृढ़ निश्चय और नैतिक बल का ही प्रमाण है कि इन सब बाधाओं के बावजूद वे डटे रहे। ये संघर्ष वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ जी। और इसी संघर्ष का नतीजा था कि हजारों बच्चों की जिंदगियां बदली। तो लेख उनकी प्रमुख उपलब्धियों को कैसे बयान करता है? देखिए, उपलब्धियां कई स्तरों पर है। सबसे प्रत्यक्ष तो यही है कि जैसा लेख में आंकड़े दिए गए हैं, उन्होंने और उनके संगठन ने 80,000 से ज्यादा बच्चों को 80,000? हाँ, 80,000 से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी और तस्करी के जाल से सीधे तौर पर मुक्त कराया और उनके पुनर्वास में मदद की। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, अविश्वसनीय। जी। लेकिन क्या उनका काम सिर्फ बच्चों को बचाने तक ही सीमित था या और भी कुछ? नहीं, यहीं उनका काम और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेख इस बात पर जोर देता है कि वो सिर्फ बचावकर्ता नहीं थे, बल्कि एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन के पैरोकार भी थे। अच्छा। का जो बाल मजदूरी को पनपने देती हैं। उन्होंने भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ मजबूत कानून बनवाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जनहित याचिकाएं दायर की। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रही उनकी? लेख में नोबेल पुरस्कार का जिक्र तो है ही। हाँ, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ मिला नोबेल शांति पुरस्कार, वो तो उनके काम को मिली वैश्विक मान्यता का शिखर था। हाँ। लेकिन लेख बताता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इससे कहीं पहले शुरू हो गया था। अच्छा, कैसे? उन्होंने 90 के दशक में ही ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जैसे अभियानों का नेतृत्व किया था। हाँ, सुना इसके बारे में। इसमें दुनिया भर के देशों के लोग और संगठन जुड़े और इस मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO पर दबाव बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। जिसके फलस्वरूप बाल मजदूरी के सबसे बुरे रूपों पर ILO कन्वेंशन 182 को अपनाया गया। ओह, ये महत्वपूर्ण है। और ये इतिहास में सबसे तेजी से स्वीकृत होने वाला कन्वेंशन बना। अरे वाह। तो वो वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने में भी कामयाब रहे। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे जमीनी स्तर का संघर्ष वैश्विक नीति निर्माण तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और लेख उनकी कुछ और महत्वपूर्ण पहलों का भी जिक्र करता है। जैसे रगमार्क। हाँ, रगमार्क, अब गुडवीव है शायद। जी, अब गुडवीव। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन सिस्टम था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कालीन या दरी बाल मजदूरों द्वारा नहीं बनाई गई है। अच्छा तरीका था ये तो। हाँ, उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उद्योगों पर नैतिक दबाव बनाने का एक अनूठा तरीका था ये। इसके अलावा, जैसा आपने पहले कहा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत में भी उनकी अहम भूमिका रही। अच्छा। ये सब दिखाता है कि उनका विजन कितना व्यापक था। बचाव, पुनर्वास, कानून, नीति, उद्योग और उपभोक्ता जागरूकता, मतलब हर मोर्चे पर काम करना। ये तो उनके काम का एक बेहद प्रभावशाली खाका है। लेकिन अक्सर जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा और व्यवस्था विरोधी काम करता है तो आलोचना और विवाद भी साथ आते हैं ना? जी बिल्कुल। क्या लेख इस पहलू पर भी कुछ कहता है? और यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ लेख में दी गई जानकारी साझा कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन किए बिना। हाँ, ये जरूरी है। और हाँ, लेख इस पहलू को भी छूता है। इसमें बताया गया है कि सत्यार्थी के काम और उनके संगठन की कार्यप्रणाली की आलोचना भी हुई। किस तरह की आलोचना? कुछ आलोचकों ने उनके संगठन, खासकर बचपन बचाओ आंदोलन के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। खासकर तब जब संगठन का विस्तार हुआ और उसे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलने लगी। ये अक्सर होता है बड़े संगठनों के साथ। और किस तरह की आलोचनाओं का जिक्र है? लेखक एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा करता है, उनके अभियानों का स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाला असर। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब बच्चों को खासकर ग्रामीण या आदिवासी इलाकों से मजदूरी से हटाया जाता था तो कभी-कभी उन परिवारों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती थी। हाँ, ये तो है।
जिनके लिए वो बच्चा शायद कमाई का जरिया था। बिल्कुल। लेख बताता है कि इस वजह से कुछ स्थानीय समुदायों और उनके नेताओं के साथ तनाव की स्थितियां भी पैदा हुईं। आलोचकों का कहना था कि सिर्फ बच्चों को हटाना काफी नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए वैकल्पिक आय के साधन भी मुहैया कराए जाने चाहिए। और शायद इसमें संगठन हमेशा उतना सफल नहीं रहा। लेख इसी तरफ इशारा करता है। ये एक बहुत ही पेचीदा नैतिक दुविधा है ना? हाँ, एक तरफ बच्चे का अधिकार, दूसरी तरफ परिवार की मजबूरी, बहुत मुश्किल। बिल्कुल। इसके अलावा लेख में उनकी कार्यशैली पर भी टिप्पणी है। अच्छा, क्या कहा गया है? कुछ लोगों ने, जिनमें शायद कुछ पूर्व सहयोगी भी शामिल हों, उनकी कार्यशैली को कभी-कभी जिद्दी या क्या कहते हैं, तानाशाहपूर्ण बताया। ओह, जाहिर है इतने बड़े और जोखिम भरे मिशन को लीड करने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। हाँ, और कभी-कभी सख्त रवैये की भी। जी, लेकिन लेख इशारा करता है कि इस वजह से भी कुछ विवाद हुए। तो ये आलोचनाएं उनके काम की जटिलता और उसके बहुआयामी प्रभावों को दर्शाती हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जब आप दशकों तक इतने संवेदनशील और निहित स्वार्थों वाले क्षेत्र में काम करते हैं, तो इस तरह के सवाल उठना या विवाद होना मतलब लगभग लाजमी है। सही बात है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा लेख भी अंततः इंगित करता है, इन सब के बीच उनका मूल लक्ष्य बच्चों का संरक्षण और उनके अधिकारों की बहाली वो हमेशा स्पष्ट और अविचलित रहा। ये विवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है और उसमें संतुलन साधना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इन तमाम संघर्षों, उपलब्धियों और विवादों को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी की विरासत को हम कैसे समझ सकते हैं? लेख उनके प्रभाव को किस तरह आंकता है? लेख उनकी विरासत को कई स्तरों पर देखता है। पहला और सबसे सीधा असर तो उन लाखों बच्चों और उनके परिवारों के जीवन पर पड़ा है, जिन्हें उन्होंने एक नई जिंदगी दी। हाँ, वो 80,000 से ज्यादा बच्चे। जी, ये सिर्फ संख्या नहीं, ये बदली हुई जिंदगियां हैं। सही। दूसरा, उन्होंने भारत और दुनिया भर में बाल अधिकारों, खासकर बाल मजदूरी के मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाने में कामयाबी हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहले जिसे एक ठीक है स्वीकार्य बुराई माना जाता था कहीं ना कहीं, हाँ, होता है वाली बात। बिल्कुल। अब उसे एक अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन के तौर पर देखा जाता है। इस सोच को बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी उन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं बचाया, बल्कि समाज की सोच को भी बदलने का काम किया। निश्चित रूप से। लेख बताता है कि उनके काम ने अनगिनत लोगों को, खासकर युवाओं को, सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी है। हाँ, ये भी है। रोल मॉडल बने वो। जी, उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प से दुनिया में बदलाव ला सकता है। उनकी विरासत सिर्फ बचपन बचाओ आंदोलन या गुदवीप जैसे संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे में दिखती है जो आज भी कई लोग बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर उनकी विरासत, उसका क्या जिक्र है? वैश्विक स्तर पर, जैसा हमने पहले भी बात की, ILO कन्वेंशन 182 जैसे मील के पत्थर स्थापित करने में उनकी भूमिका अहम रही। हाँ। लेख के अनुसार उनके प्रयासों ने कई देशों को अपने बाल मजदूरी कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा। उन्होंने बाल अधिकारों को वैश्विक विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का एक अभिन्न अंग बनाने में भी पैरवी की। तो उनका प्रभाव स्थानीय से लेकर वैश्विक नीति निर्धारण तक फैला हुआ है। तो संक्षेप में कहें, लेख कैलाश सत्यार्थी को एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है जिसने न सिर्फ बच्चों को बचाया, बल्कि समाज की अंतरात्मा को झकझोरा और वैश्विक नीतियों को प्रभावित किया। उनका जीवन साहस, नैतिकता और गहरी मानवीय करुणा का प्रतीक है। बिल्कुल। लेख उनकी सफलताओं, बच्चों को बचाने और नीति को प्रभावित करने को रेखांकित करता है, जो निसंदेह प्रेरणादायक है। हाँ। पर साथ ही यह हमें कुछ गहरे सवालों पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। कैसे सवाल? लेख में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर यह सवाल उठता है, हम आज भी क्यों देखते हैं कि लाखों बच्चे असुरक्षित हैं? मतलब बचाव और हस्तक्षेप तो जरूरी हैं। हाँ, वो तो है। पर हम स्थायी रोकथाम की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, प्रिवेंशन की तरफ? ये वाकई एक अहम सवाल है कि ये नौबत ही क्यों आए। हाँ, मतलब वो कौन से गहरे प्रणालीगत बदलाव हैं जिनकी जरूरत है? गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, इन सब पर काम करने की जरूरत है, ताकि बच्चे शुरू से ही मजदूरी या तस्करी के शिकार ना हो। सत्यार्थी जी के काम ने नींव रखी है। बिल्कुल। हाँ, एक रास्ता दिखाया है। जी।
लेकिन लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाया जाए, ताकि हमें सिर्फ बचाव पर ही निर्भर न रहना पड़े, बल्कि हम ऐसी दुनिया बना सकें जहां किसी बच्चे को बचाने की जरूरत ही ना पड़े। ये एक बड़ा लक्ष्य है। जी, और ये चुनौती शायद उनकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण अगला अध्याय है।